Hello everyone, good evening, and welcome to Journey to ISPCS. Welcome to the daily MCQs. So let's solve these MCQs one by one. And if you guys benefit from this initiative, do press the like button, share the video, and don't forget to subscribe our channel. जैसा कि आपको पता है कि हम डेली 5 MCQs को सॉल्व करते हैं और इसके माध्यम से हम आपको पूरा प्रीलिम्स को रिवीजन करा रहे हैं। वो कैसे करा रहे हैं? वो ऐसे करा रहे हैं कि एक या दो टॉपिक से संबंधित हम आपको MCQ सॉल्व कराते हैं। उसके बाद में आप जाकर के उसी टॉपिक को रिवाइज करते हैं 30 से 40 मिनट में। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जब तक प्रीलिम्स आएगा तब तक आपका जितना भी सिलेबस है प्रीलिम्स का 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगा, जो कि मस्ट है। रिवीजन रिवीजन और सिर्फ रिवीजन ही मस्ट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी एक पूरी रणनीति आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, उसमें लिंक दिया है वीडियो का, पूरा देखिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बात और, इस तरह की सीरीज या इस तरह का प्रोग्राम यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हम गारंटी दे रहे हैं, लिख के दे रहा हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ठीक है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गईं, ब्रिटिश उत्पाद की आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। देखिए, ये तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे निर्यात पे तो शुल्क लगता था। ठीक है, कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती थी, लेकिन आयात पे नहीं लगता था। ठीक है, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाएंगी। हाँ, रेलवे लाइनें बिछाएंगी, लेकिन अनेक भागों में नहीं बिछाएंगी, और साथ ही साथ इसका कोई सरोकार भी नहीं इससे स्पष्ट है। ठीक है, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, ये भी कोई बात नहीं है। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, ये पूरी हकीकत है। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसको सॉल्व करना है और बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने सॉल्व किए। 5 में से क्या आप 4 सॉल्व कर पा रहे हैं? और नहीं कर पा रहे हैं तो और मेहनत करिए और सॉल्व करिए, कर लेंगे, यू कैन डू। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय हस्तशिल्प निर्यात में वृद्धि, भारतीय के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। तिब्बती लिखा, ये एरर हो गया है, वृद्धि है इसका मतलब। ठीक है, पहली बार बी औद्योगिकरण इस समय हुआ, इसका मतलब उद्योगों को समाप्त किया गया। ठीक है, उन्हीं चीज़ों का उत्पादन किया गया जो कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहित कर सके और वहाँ से निर्मित माल हमारे मार्केट में खपा सके। उन्होंने ये किया। जब हमारे यहाँ पर उद्योग नहीं लगाए जाएंगे तो शहरीकरण नहीं होगा, नगरीकरण नहीं होगा। गलत है। अगला, भारतीय के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, ये तो पूरी झूठ बात है। कैसे हो सकता है? भारतीय हस्तशिल्प निर्यात वृद्धि कभी नहीं हुई। ठीक है, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण जरूर किया गया है, जिसमें उन्होंने कपास हुआ, ठीक है, जूट हुआ, तंबाकू हुआ, नील हुआ, इनके उत्पादन पर जोर दिया खाद्यान्नों की जगह पर। अकाल भी पड़े थे इसी कारण से कई बार। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा भी है। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने कहा था? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स एक वो व्यक्ति हैं कि अगर दुनिया में देखा जाए तो जिसके सामने आपको सर झुकाना चाहिए वो एक हुए कार्ल मार्क्स। ठीक है, और भारतीय संदर्भ में बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, इनका नाम आता ही आपका जो गर्दन, आपका सर झुक जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत किया दुनिया के लिए, देश के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1900 में, 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1901 में। ऑप्शन बी है। ठीक है, लिखी किसने? तो दादाभाई नौरोजी ने लिखी है। ये हैं आपके दादाभाई। ठीक है, दादाभाई नौरोजी, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन दादाभाई नौरोजी की उत्साड़ सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? ड्रेन थ्योरी का मतलब था भारत से ब्रिटेन गया वह धन जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है, भारत को कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, आर सी दत्त, एम जी रानाडे, सर सैयद अहमद खान। तो ये तीनों ही विश्वास करते थे। ठीक है, क्योंकि कांग्रेसी थे। ये भरोसा नहीं करते थे सर सैयद अहमद खान, क्योंकि उन्होंने एक यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है, संयुक्त देशभक्ति संगठन करके नाम था, 1888 में बनाया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको कांग्रेस से दूर रखना, वो कांग्रेस में शामिल ना हो, देश के राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित ना हो सके, इसलिए सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है, ये संगठन बनाया था, अंग्रेजों ने बनवाया था। ठीक है, और आपको पता ही है कि सर या फिर राय बहादुर की खिताब भी अंग्रेज उन्हीं को देते थे जो उनके काम के हुआ करते थे। खैर, जो भी है, अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं या फिर आरओ यारो दे रहे हैं तो प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स हमने पूरी कवर करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो भी ट्रिक के माध्यम से कवर करा रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये गारंटी हमने ली, हम आपको याद करा देंगे। ठीक है,
चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।